हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताऊंगा जिसे उस वक्त जिसने भी सुना वो अंदर तक सिहर गया। इस कांड को सुनने के बाद लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई थी कि लोगों ने लगभग 1 साल तक तंदूर का खाना नहीं खाया था और तंदूरी खाना लगभग बंद हो गया था। किसी भी रेस्टोरेंट में घुसने से पहले लोग ये चेक करते थे कि कहीं उस रेस्टोरेंट में तंदूर का इस्तेमाल तो नहीं होता, और अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल होता है तो वो तुरंत उस रेस्टोरेंट को छोड़ देते थे। आज की कहानी भी इसी तंदूर से जुड़े तंदूर हत्याकांड की है। 2 जुलाई 1995 की रात लगभग 11:30 बजे जनपथ रोड कनॉट प्लेस में एक होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट से आग की कुछ लपटें ऊपर उठती दिखाई देती है। ये अशोक यात्री निवास ठीक मेरिडियन होटल कनॉट प्लेस के सामने और जनपथ होटल के बैक साइड में था, और उसी अशोक यात्री निवास में बगिया नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। पर अब उस अशोक यात्री निवास की जगह पर होटल सेंग्रीला है। तो जब ये आग की लपटें बगिया रेस्टोरेंट से ऊपर उठती दिखाई देती हैं तो वहां पर अनारो देवी नाम की एक औरत जो कि सब्जी बेचा करती थी, वो चिल्लाती है कि आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये शोर शराबा सुनकर जनपथ एरिया में गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंदरपाल भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब ये देखते हैं तो सच में आग की लपटें काफ़ी ऊपर तक जा रही थी। तो अब्दुल नजीर कुंजू अंदर झांककर देखने की कोशिश करता है तो उसे उस बगिया रेस्टोरेंट में 2 लोग दिखाई देते हैं। फिर वो होमगार्ड चंदरपाल को बाहर ही रहने को कहता है और खुद अंदर जाता है, तो उसे गेट पर ही होटल का मैनेजर केशव कुमार मिल जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ये तंदूर में क्या जला रहे हो, आग को बुझाने की बजाय उसे और भड़का रहे हो। तो वो बोलता है कि हम यूथ कांग्रेस के कुछ पुराने पोस्टर और बैनर वगैरह जला रहे हैं। पर उसे यकीन नहीं होता और वो पास जाकर देखने की कोशिश करता है। तो केशव उसे रोक देता है और कहता है कि बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, और उसे समझा बुझाकर बाहर भेज देता है। फिर वो बाहर तो आ जाता है मगर उसे कुछ शक होता है, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी जैसे कि बटर को मीट में फ्राई किया जा रहा हो। और उसे एक ये भी डर था कि कहीं इन तंदूर की लपटों से आसपास के एरिया में आग न लग जाए। तो थोड़ी देर बाद वो पीछे से दीवार फांदकर इस बार डायरेक्ट अंदर चला जाता है, पर केशव उसे फिर से मिल जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। केशव उसे फिर समझाता है कि पुराने पोस्टर वगैरह जला रहे हैं, मगर केशव का उसे रोकना और उसकी घबराहट देखकर उसका शक और गहरा जाता है और वो जबरदस्ती उस तंदूर के पास पहुंच जाता है जिसमें आग जलाई जा रही थी। पर जैसे ही कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू उस तंदूर के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और इसकी जो वजह थी उसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। इस कहानी का सबसे अहम कैरेक्टर जो है वो है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी इससे जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती रहती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन नैना साहनी से होती है, और नैना साहनी के थ्रू मतलूब करीम से। नैना साहनी और मतलूब करीम दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे और कॉलेज में एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। तो जब दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा नैना साहनी से मिलता है तो वो उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर धीरे धीरे प्यार होता है। फिर ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में मंदिर मार्ग रोड पर स्थित एक सरकारी फ्लैट 8/2A में दोनों पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। पर सुशील शर्मा इस रिश्ते को कभी समाज के सामने उजागर नहीं करता, जिसकी वजह से शादी के कुछ ही वक्त के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नैना साहनी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, मगर सुशील शर्मा ऐसा नहीं चाहता था और हमेशा उसे बहलाता फुसलाता या उसके साथ मारपीट करता। पर नैना साहनी ये सब सुन सुनकर थक चुकी थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी। पर सुशील शर्मा को नैना साहनी का मतलूब करीम से बात करना पसंद नहीं आता। उसके मन में इन दोनों के रिश्ते को लेकर एक शक बैठ गया था और वो नैना साहनी को हमेशा मतलूब करीम से बात करने के लिए मना करता था। पर नैना साहनी नहीं मानती और वो उससे बातें करना चालू रखती है, जिसकी वजह से अब सुशील शर्मा और नैना साहनी में और झगड़े होने लगे।
नैना साहनी अपने पति से इतना दुखी हो गई थी कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना चुकी थी, जिसके बारे में वो अक्सर अपने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी और उसी की मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना रही थी। 2 जुलाई 1995 की शाम को लगभग 7:30 बजे हमेशा की तरह सुशील शर्मा अपने मंदिर मार्ग के फ्लैट 8/2A में पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि नैना साहनी घर के लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है, पर उसे देखते ही वो फोन का रिसीवर रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फोन था, तो वो बिना कोई जवाब दिए अपनी शराब का गिलास उठाकर वहां से चल देती है। इस बात पे सुशील शर्मा को गुस्सा आता है, तो वो उस लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और लास्ट डायल नंबर पे रीडायल कर देता है। और ये उसकी आदत हो गई थी कि जब भी वो शाम को घर आता तो एक बार लैंडलाइन से रीडायल नंबर को जरूर डायल करता था, ताकि वो चेक कर सके कि नैना साहनी किससे बात करती है। तो उस दिन भी जब नैना बिना कोई जवाब दिए चली गई और गुस्से में सुशील शर्मा ने जब नंबर रीडायल किया, तो दूसरी तरफ से फोन नैना साहनी के पुराने दोस्त मतलूब करीम ने उठाया। मतलूब करीम उधर से हेलो हेलो बोलता रहा, पर सुशील शर्मा कुछ नहीं बोला। और क्योंकि सुशील शर्मा भी मतलूब करीम को पहले से जानता था, तो वो उसकी आवाज़ पहचान जाता है और फ़ोन रख देता है। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधे नैना साहनी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम अब भी उससे क्यों बात करती हो। तो नैना साहनी ने बोला कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस एक जवाब ने सुशील शर्मा का गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि उसने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाला और एक के बाद एक 3 गोलियां नैना साहनी पर चला दी, जिनमें से एक गोली नैना की गर्दन पर लगती है, एक गोली उसके सर पे लगती है और एक गोली मिस हो जाती है और सीधा जाकर एसी के ऊपर लगती है। और क्योंकि दोनों गोलियां जो नैना को लगी वो सर और गर्दन में लगी थी, तो नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के थोड़ी देर बाद जब सुशील शर्मा का गुस्सा शांत होता है और जब उसे होश आता है, तब उसे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ वो अचानक से गुस्से में हुआ और कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था। इसलिए वो बहुत घबरा जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वो लाश को एक बड़ी सी काली पॉलिथीन में डालता है और उसे ऊपर से बेड शीट से लपेट देता है और घर के सारे खून को साफ करता है। ये सब करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद वो बॉडी को घसीटता हुआ बाहर लाता है और अपनी वाइट कलर की मारुति 800 की डिग्गी में नैना साहनी की लाश को रख देता है और तेजी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, बस उसके दिमाग में ये था कि किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि अगर लाश मिल गई तो उसकी पोल खुल जाएगी। और यही सोचते सोचते वो अपनी कार को पूरे कनॉट प्लेस में दौड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से वो अपनी गाड़ी का मुंह आईटीओ की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा आईटीओ ब्रिज पर पहुंच जाता है, जो यमुना पार करने के लिए बनी हुई है। अब वो अपनी गाड़ी को उस ब्रिज पे दौड़ाने लगा। कभी ब्रिज के उस साइड जाता, फिर वापस मोड़कर इस साइड आता, कभी गाड़ी को स्लो चलाता तो कभी फास्ट। और ऐसा करते करते रात के करीब 9:30 पौने 10 बज गए। दरअसल उसका मकसद ये था कि रात के वक्त लोगों से छिपाकर वो नैना साहनी की लाश को उस ब्रिज से यमुना में फेंक देगा। पर उस दिन ब्रिज पर काफी ट्रैफिक था और इसी ट्रैफिक के कम होने के इंतजार में ही वो अपनी कार को ब्रिज से इधर उधर घुमा रहा था। मगर काफी वक्त गुजर गया पर ट्रैफिक कम नहीं हुआ और उसे मौका नहीं मिला। उसे ये डर था कि कहीं किसी ने उसे ऐसा करते देख लिया तो वो फंस जाएगा। उसके बाद वो अपना इरादा बदल देता है और गाड़ी को मोड़ के सीधा कनॉट प्लेस के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जो कि अब सैंग्रीला होटल है। वो वहां रात के करीब 10 बजे पहुंचता है और तब तक लोग वहां खाने वगैरह खा ही रहे थे। उसके बाद वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और सीधा बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के पास पहुंच जाता है। दरअसल वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने उसके मैनेजर केशव को दे रखी थी और केशव उसका काफी पुराना जानकार भी था। केशव के पास पहुंचकर वो कहता है कि रेस्टोरेंट को बंद करो, सबको बोल दो कि खाना खत्म हो गया। सुशील शर्मा की बात सुनकर पहले तो केशव चौंक जाता है, क्योंकि लोग अभी भी उसमें खाना खा ही रहे थे और नॉर्मली वो रेस्टोरेंट 11-12 बजे तक खुलता था। पर वो सुशील की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए जितने भी लोग खा रहे थे उनके अलावा सबको मना कर दिया गया कि खाना खत्म हो गया। फिर जब सब लोग चले गए तो सुशील ने केशव को कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी घर भेज दो। केशव ने सारे एम्प्लॉय को खाने के पैसे देकर उन्हें भी भेज दिया। उसके बाद सुशील ने उस बगिया रेस्टोरेंट की सारी लाइटें भी बंद करवा दी।
अब उस पूरे बगिया रेस्टोरेंट में बस दो ही लोग बचे थे, एक सुशील शर्मा और दूसरा रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार। फिर जब केशव ने इन सब का कारण पूछा तो सुशील ने पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। उस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में हर चीज बंद थी, पूरा अंधेरा था, बस एक तंदूर अभी भी जल रहा था। और सुशील शर्मा कहता है कि इस लाश को इसी तंदूर में जलाना है ताकि इसका कोई नामो निशान ना बचे। ये बात सुनकर केशव और घबरा जाता है, पर क्योंकि वो उसका पुराना साथी और राजदार था, इसलिए वो इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर नैना की लाश को पहले गाड़ी से निकालते हैं, उसके बाद बेडशीट और पन्नी को हटाकर उसकी बॉडी जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं। पर लाश सही से उस तंदूर में जा नहीं रही थी, तो उसको मोड़ मार के जैसे तैसे उसमें फंसा देते हैं और फिर ऊपर से और भी लकड़ी वगैरह डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा देखता है कि लाश जो है वो धीरे धीरे जल रही है, पर वो चाहता था कि लाश जितना जल्दी हो उतना जल्दी जल जाए। तो वो केशव से उस रेस्टोरेंट में पड़े यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगाता है, जिसे वो अपनी रैलियों में इस्तेमाल करता था, और सारे पोस्टर और बैनर उस तंदूर में और उसके ऊपर ठूंस देता है। आग तेज तो होती है, मगर वो चाहता था कि वो और तेज जले। उसके बाद वो तंदूर के पास पड़े मक्खन को, जिसे रोटियों पे लगाया जाता था, उसमें से थोड़ा मक्खन उस तंदूर में और लाश के ऊपर डालता है। और जैसे ही वो उसमें मक्खन डालता है, आग तेजी से बढ़ती है। फिर सुशील शर्मा वहां पे जितना भी मक्खन था सबको एक साथ उस तंदूर में डाल देता है, जिससे आग बहुत तेजी से ऊपर उठती है और बॉडी तेजी से जलने लगती है। और ये आग इतने ऊपर तक चली गई कि वो रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगती है। और यहीं वो गलती कर देता है। इस लाश के बटर में जलने की महक और उस आग की लौ ने सबका ध्यान खींचा, और फिर अनारो देवी ने उसे देखा, और फिर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू भी तंदूर में जल रहे लाश को देखकर चौंक जाता है और भाग के बाहर आता है और वायरलेस से पुलिस को मैसेज देता है और फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देता है। तो अगर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू जबरदस्ती अंदर नहीं जाता तो शायद ये राज कभी बाहर ही नहीं आता। और इस केस में जिस तरह से अब्दुल नजीर कुंजू ने बहादुरी दिखाई, वो इसे सॉल्व करने में बहुत अहम साबित हुआ। फिर जब वहां की पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स के साथ वहां पहुंची तो सुशील शर्मा को लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, तो वो तुरंत पीछे से फरार हो गया। अब किसी तरह तंदूर की आग को बुझाया जाता है और अंदर से अधजली इंसानी लाश निकलती है और बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को पुलिस दबोच लेती है। लाश लगभग आधी जल चुकी थी, उसकी आंतें वगैरह भी बाहर आ चुकी थी और उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे और उस एरिया की सारी पुलिस और डीसीपी वहां पहुंच चुके थे। उसके बाद उसी वक्त उस एरिया के जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा को खबर दी जाती है और वो उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। फिर बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और केशव कुमार से पूछताछ चालू होती है, पर वो पुलिस को कुछ बताता ही नहीं है और उन्हें घुमाता रहता है। और अभी तक पुलिस को सुशील शर्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया। और सुबह जब उस तंदूर को अच्छी तरह खंगाला गया तो उसमें नैना साहनी की पायल भी मिली, मगर लाश किसकी है ये अभी भी एक पहेली थी और मैनेजर केशव अपना मुंह खोल नहीं रहा था। तो पुलिस के लिए उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी मरने वाले की पहचान करना था। उसके बाद जब यह खबर मीडिया में आई तो तहलका मच गया। जिसने भी यह खबर सुनी वो अंदर तक कांप गया, जिस तरह से एक लाश को तंदूर में जलाया गया था। उधर सुशील शर्मा उस रात बगिया रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो रात उसने गुजरात कैडेट के एक ऑफिसर के साथ दिल्ली के गुजरात भवन में गुजारी और अगले दिन टैक्सी से जयपुर निकल जाता है। फिर जयपुर से फ्लाइट लेकर मुंबई जाता है और वहां से मद्रास पहुंच जाता है। इधर जब यह खबर अखबार में छपी तो नैना साहनी के दोस्त मतलूब करीम ने भी बगिया रेस्टोरेंट में हुए उस हादसे के बारे में पढ़ा और उसे कुछ शक हुआ, तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से लाश घर। वहां पहुंचकर उसने लाश की शिनाख्त की और एक अंगूठी को देखकर बताया कि ये लाश नैना साहनी की है और ये शक भी जताया कि इसका मर्डर इसके पति और दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा ने किया है, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पहली बार पुलिस के पास 2 नाम थे, एक मरने वाले का और एक मारने वाले का। उसके बाद उसके पति सुशील शर्मा को ढूंढा गया तो पता चला कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है। अब पुलिस का शक और गहरा गया। उसके बाद अब हर जगह उसे ही ढूंढा जाने लगा।
2 दिन बाद यह खबर पूरे देश में फैल गई और हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी। और जिस तरह से तंदूर में अपनी ही बीवी की लाश जलाने की बात सामने आई तो लोगों में एक गुस्सा फैल गया, जिससे वो सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे पुलिस और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा की खोज में मंदिर मार्ग के उस फ्लैट नंबर 8/2A में पहुंच जाती है, जहां वो नैना साहनी के साथ रहा करता था। पुलिस को वहां खून के निशान और खाली बुलेट्स के शेल मिलते हैं। अब यहाँ एक अलग ही थ्योरी बनने लगी। बुलेट्स मिलने के बाद पुलिस थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि क्राइम सीन ये बता रहा था कि हत्या के लिए किसी फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलकर मरने की बात बताई गई थी। उसके बाद दिल्ली के उस वक्त के उपराज्यपाल प्रसन्ना भाई करुणा शंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 3 अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने ये पोस्टमार्टम किया। और तब जाकर बॉडी में गोलियों के 2 निशान पाए गए और पता चला कि जलाने से पहले नैना साहनी की मौत गोली लगने से हो चुकी थी। इसलिए आज भी इस केस का उदाहरण दिया जाता है कि क्यों लाश का 2 बार पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि जिसको इस फ्लैट में गोली मारी गई उसी को बाद में तंदूर में जलाया गया, मगर पुलिस ये पक्का करना चाहती थी कि यह लाश नैना साहनी की ही है, क्योंकि मतलूब करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर ही लाश की शिनाख्त की थी और चेहरा पहचानने लायक था नहीं। तो नैना साहनी के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया, पर बॉडी की ऐसी हालत थी कि उन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद देश में पहली बार स्कल इमेज टेक्निक और डीएनए का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई और उस लाश का और नैना साहनी के घर वालों का सैंपल लिया गया। तो रिपोर्ट में दोनों सैंपल मैच हो गए और स्कल इमेज टेक्निक में भी काफ़ी हद तक नैना साहनी का चेहरा सामने आ गया था। तो पुलिस अब कंफर्म हो गई थी कि मरने वाली और कोई नहीं बल्कि नैना साहनी ही है। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आ गई तो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार भी टूट गया और जितना भी उसे पता था उसने सब बता दिया। मगर हत्या का मोटिव अभी भी पता नहीं चला और ये बात सिर्फ सुशील शर्मा ही बता सकता था। उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर सुशील शर्मा को ढूंढने लगी, मगर वो वहां से गायब था। उधर सुशील शर्मा मद्रास पहुंचकर अपना पूरा हुलिया बदल लेता है, अपने बाल मुंडवा लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, और एक वकील की मदद से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है, जिसके लिए वो ये दलील देता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है और मेरी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए उसे ये अग्रिम जमानत चाहिए। फिर वो बेंगलोर चला जाता है, मगर किसी तरह ये खबर दिल्ली पुलिस को लग जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस बेंगलोर पुलिस को कांटेक्ट करती है और जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा अपनी टीम के साथ बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। जब सुशील शर्मा को यह बात पता चलती है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है तो वो बेंगलोर कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुँच जाता है। और इस घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलोर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। अब उससे जब पूछताछ शुरू होती है तो वो पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो अपना गुनाह कबूल लेता है और पुलिस को उस रात की पूरी कहानी सुनाता है। उसकी बात सुनकर पुलिस ये कहती है कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किया होता और अपना गुनाह कबूल लेते तो शायद तुम्हें कम सजा मिलती, पर मारने के बाद जिस तरीके से तुमने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया है ऐसा कभी नहीं किया गया और इसलिए तुम्हें ज़्यादा सजा मिलेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड 26 दिनों में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और मुकदमा शुरू हुआ। लोअर कोर्ट में यह मामला 1995 से 2003 तक चला और 8 साल बाद 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में यह मेंशन भी किया कि मौत के बाद जिस तरीके से बॉडी को तंदूर में डालकर जलाया गया ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में आज तक नहीं मिला, इसलिए फांसी से कम सजा देना इंसाफ नहीं होगा। और रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को इस हत्या को छुपाने और सबूत को मिटाने के जुर्म में 7 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद सुशील शर्मा ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया और 4 साल की सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और उसे फांसी की ही सजा सुनाई। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और 2007 से 2013 तक ये मामला वहां चलता है और 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को कत्ल के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था।
जो कुछ हुआ वो अचानक गुस्से में हुआ और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये एक हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर था और शक की वजह से सब कुछ हुआ। एक और बहुत बड़ी चीज उसके फेवर में ये गई कि इस मर्डर से पहले उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये उसका पहला क्राइम था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके 2 साल बाद 2015 में सुशील शर्मा ने पेरोल के लिए अपील किया। उसने कहा कि वो 1995 से अब तक 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है, इसलिए उसे पेरोल दिया जाए। तो कोर्ट उसे बिना किसी शर्त के साथ पेरोल पे जेल से रिहा कर देती है, मगर उसके कुछ दिनों बाद कुछ कानूनी नियमों के अनुसार उसे वापस जेल में जाना पड़ता है। फिर 3 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को जेल में अच्छे आचरण और 23 साल से ज्यादा की कैद के बाद सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में उसने ये माना कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उस एक पल में, जो कि सेकंड से भी कम था, उसने उसकी जिंदगी के 23 साल छीन लिए। शायद उस वक्त उसने अपने गुस्से पर काबू किया होता और गोली चलाने से पहले एक पल के लिए भी सोचा होता तो ऐसा नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा केस था जिसमें एक गुनहगार को 2 कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई और एक कोर्ट ने उम्र कैद की। और जिस तरह से ये तंदूर कांड हुआ उसकी मिसाल आज 2020 में भी पूरी दुनिया में दोबारा नहीं मिली और ना ही 1995 से पहले मिली थी। तो ये थी तंदूर कांड के शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।